वेलकम गाइस, आपका फिर स्वागत है एक नई क्लास के साथ। और जिसमें आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान जी के, हिंदी और एग्रीकल्चर तीनों के यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को रखा गया है। उन सभी को यहाँ पर हम कवर करेंगे और जितने भी यहाँ पर क्वेश्चंस बन जाते हैं हमारे एक क्वेश्चन से रिलेटेड, उन सभी को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपके क्वेश्चन है, ताकि आपके डाउट है वीडियो के साथ ही क्लियर होते रहे। ओके, अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वहाँ पर आपका सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। तो चलिए, आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको पूछा गया था कि रावण हत्था क्या होता है। तो रावण हत्था याद रखिए एक तत्ववादी यंत्र है। क्या होता है? रावण हत्था एक वाद्य यंत्र होता है। किस प्रकार का होता है? तत्ववाद्य यंत्र होता है। जैसे कि आप देख सकते हो कि याद रखिएगा, जो जंतर है या फिर रावण हत्था है, भपंग है, ये सभी क्या होते हैं? याद रखिएगा, तार। वे वाद्य यंत्र जिनमें तार लगा होता है उन्हें बोला जाता है तत्ववादी यंत्र। वे वाद्य यंत्र जो याद रखिएगा चमड़े से, याद रखिएगा, वाद्य यंत्र आपका एक टॉपिक है राजस्थान जी के का। उनमें मुख्यतः चार टाइप के आपके क्या होते हैं? यंत्र होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं तत्ववाद्य यंत्र, एक होते हैं सुशीर वाद्य यंत्र, एक होते हैं याद रखिएगा घन वाद्य यंत्र, और एक होते हैं अवनद्य वाद्य यंत्र। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि तत्ववाद्य का मतलब होता है तार। वे यंत्र जिनमें तार लगा होता है या फिर तार की सहायता से जिसे बजाया जाता है वो होते हैं तत्ववाद्य यंत्र, जिसके एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जंतर हुआ, रावण हत्था हुआ। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ सुशीर, सुशीर मतलब जो यंत्र हवा की सहायता से बजाया जाता है, मतलब जिन्हें फूंक की सहायता, फूंक देकर जिन्हें बजाया जाता है। जिसका एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जैसे कि अलगोजा आप ले सकते हो। ठीक है, राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? हमारा अलगोजा है, जो कि एक सुशीर वाद्य यंत्र है। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, अलगोजा से संबंधित आपको कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो सुशीर वाद्य यंत्र जो कि फूंक मार कर बजाए जाते हो। अगर मैं बात करता हूँ घन, तो घन वाद्य यंत्र का मतलब वे होते हैं जो कि कोई धातु से बने होते हैं। अब धातु याद रखिएगा, जैसे कि आपने देखा होगा मंजीरा तो सभी ने दे रखा होगा। ठीक है, मंदिर में जो घंटी है वो भी याद रखिए एक प्रकार की घन वाद्य यंत्र है। ठीक है, देखी तो है ना, सभी ने देखी है। मंदिरों में जो घंटियाँ लगी रहती है वो भी किसी में आती है? याद रखिएगा, घन में आती है। जैसे कि मंजीरा हुआ। ठीक है, मंजीरा आप ले सकते हो, कोई घंटी आप ले सकते हो। इसके अलावा बता सकते हो कुछ? बताइए, आप भी साथ साथ कमेंट करते जाइए कि घनवाद्य यंत्र कौन कौन सा है। यहाँ पर केवल हम बात कर रहे हैं कि ये होते क्या है। तत् का मतलब तार लगे हुए यंत्र, सुशीर मतलब जिन्हें फूंक मारकर बजाया जाता है, घनवाद्य यंत्र मतलब जो कि धातु से बने होते हैं या फिर धातु से बने हैं तो उनको आपस में टकरा कर भी तो बजाया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि देखा होगा झालर जिसे हम बोलते हैं, तो उनको क्या करते हैं? आपस में टकरा कर बजाया जाता है। कुछ वाद्य यंत्र होते हैं, नाम तो आप याद आ नहीं रहा, जो भीख वगैरह मांगते हैं, वो एक याद रखिएगा एक तार का लाते हैं, वो आपस में टकराते हैं। ठीक है, उसका नाम तो फिलहाल याद नहीं आ रहा, लेकिन आप समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट वाला जो हमारा उपकरण है या फिर वाद्य यंत्र है वो होता है अवनद्य। अवनद्य का मतलब होता है, याद रखिएगा, वे वाद्य यंत्र जो कि चमड़े से मडे होते हैं। चमड़े से मडे होना मतलब जैसे कि मान लीजिए ये कोई लकड़ी का है, नौबत का आपने देखा होगा। नौबत वो क्या होता है? नीचे तो क्या होता है? लकड़ी का होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है? याद रखिएगा, ये होता है जो भैंस की खाल होती है, भैंसे की जो खाल होती है वो यहाँ पर लगी रहती है। और इससे क्या होता है? याद रखिएगा, इनको रस्सियों से बांध दिया जाता है, मतलब छोटी रस्सी होती है, उससे इनको क्या किया जाता है? कस दिया जाता है। और फिर याद रखें, इसको किसी डंडे की सहायता से बजाया जाता है। ये क्या है? हमारा कौन सा यंत्र है? ये नौबत है। ठीक है, तो इस प्रकार आप समझ सकते हो कि जो याद रखिएगा चमड़े से, जो चमड़े से निर्मित होते हैं उनको बोलते हैं अवनद्य वाद्य यंत्र। ठीक है, चारों आपके क्लियर क्वेश्चन हो चुके हैं। तो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, लांगुरिया। अब लांगुरिया क्या होता है? याद रखिएगा, एक प्रकार का भक्ति गीत है जो कि याद रखिएगा केला देवी, केला देवी का मंदिर कहाँ पर है? करौली में स्थित है। वहाँ पर याद रखिए ये मुख्यतः किया जाता है। लांगुरिया नृत्य कहाँ पर किया जाता है, या फिर लांगुरिया जो गीत है ये कहाँ पर गाया जाता है? केला देवी के मेले में गाया जाता है। मुख्यतः याद रखिए जो लांगुरिया गीत है ये याद रखिए मीणा और गुज्जर, मीणा और गुज्जर जाति के द्वारा गाए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, मीणा और गुज्जर जाति के द्वारा गाए जाते हैं केला देवी के मेले में। ओके, और केला देवी का जो मेला लगता है इसे लक्खी मेले के नाम से जाना जाता है। क्या? लक्खी मेले के नाम से भी इसे जाना जाता है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे अब, जिसमें आपको पूछा गया है तार लगा वाद्य यंत्र कौन सा होता है। अभी आपको बताया था वे वाद्य यंत्र जिनमें तार लगा होता है वो क्या होता है, याद रखिएगा तत्वाद्य यंत्र होते हैं। तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दे रखा है जंतर। अलगोजा के बारे में अभी आपको बताया था, अलगोजा क्या होता है, एक प्रकार का सुशीर वाद्य यंत्र होता है। खड़ताल क्या होता है, खड़ताल याद रखिएगा एक तरीके से ये भी क्या होता है, बता सकते हो। चलिए आप बताइए खड़ताल किस प्रकार का है और ढेरू किस प्रकार का है। ये क्वेश्चन आपके लिए है दोनों, कि खड़ताल किस प्रकार का वाद्य यंत्र है और ढेरू किस प्रकार का यंत्र है। आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। पटेलिया और बीछियो और लालर क्या होते हैं, तो याद रखिए एक प्रकार के ये लोकगीत होते हैं। इनमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि पटेलिया, बीछियो और लालर किस प्रकार के होते हैं या फिर क्या होते हैं। ये एक प्रकार के लोकगीत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि यहाँ पर जो भी ऑप्शंस आपके लिए थे वो मांड गायिका, ठीक है, गायन शैली है एक प्रकार की। मांड, मांड क्या होती है, एक प्रकार की गायन शैली होती है। तो उसका जो मुख्य गायक है वो कौन है, याद रखिएगा गौरी देवी। अगर आपको पूछा जाता है कि गौरी देवी का संबंध किससे होता है, तो याद रखिएगा गायन से, जो कि मांड गायिकी है। क्या है, मांड गायिकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करूँगा जिसमें आपको पूछा गया है कि मांड गायिकी से संबंधित गायक या गायिका निम्नलिखित में से कौन है। तो याद रखिए एक होती है गौरी देवी, एक होती है अल्लाह जिला बाई। ये दो है, याद रखिए दोनों ही प्रसिद्ध है। दोनों से ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि राजस्थान साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहा गया है। उत्तर मध्य काल को कहा गया है। मुँह से बजाई जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है, मुँह से बजाई जाने वाला। याद रखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज जो चेंज कर सकता है, लेकिन उसका मकसद यही है। जैसे कि अभी आपको बताया था अलगोजा, मैंने बताया आपको सुशीर वाद्य यंत्र है। तो फूंक किससे मारी जाती है, मुँह से ही मारी जाती है। फूंक तो मुँह से ही तो मारी जाती है ना। तो यहाँ पर बस उसने लैंग्वेज ही तो चेंज की है कि मुँह से बजाई जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है। तो आप बिल्कुल बता सकते हो अलगोजा है। मुँह से मतलब मुँह से हम फूंक मार रहे हैं तो बज रहा है वो, ठीक है, याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर याद रखिए अलौकिक, अगर आपसे पूछा जाता है कि अलौकिक में कौन सा समास है, समास की याद रखिएगा वैसे इतना डीपली कोई जाता नहीं है, इसको मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आप याद रखिए तत्पुरुष समास डायरेक्ट याद रखें, ठीक है, ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है तत्पुरुष में जाने की। ऐसे क्वेश्चन वैसे नहीं आएगा, नॉर्मल तरीके से ही आएगा कि इसमें कौन सा तत्पुरुष है, कर्मधारय है, दिग्गु है, द्वंद्व है, डायरेक्ट पूछता है, ठीक है। तत्पुरुष के प्रकार वो नहीं पूछता है। फिलहाल अभी तक तो नहीं पूछा गया है, आगे भी नहीं पूछा जाएगा, हम तो यही उम्मीद करेंगे, ठीक है। वैसे अगर आपको आते हैं समास तो आप क्लियर कीजिए, नहीं आते हैं तो डायरेक्ट आप याद रखिए तत्पुरुष समास को याद रख सकते हैं। ओके, तत्पुरुष समास अगर आपको नहीं भी आता ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जब आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे तो आप आसानी से पहचान लोगे। यहाँ पर याद रखिए समास को मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि एक तो यहाँ पर आपको समास पहले ही दे रखा है कि कर्मधारय समास कौन सा है, ठीक है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कर्मधारय का मतलब है होता क्या है। तो कर्मधारय का मतलब ये होता है, याद रखिएगा कि जैसे कि मान लीजिए वो उसका याद रखिएगा विशेषता बताता है। कर्मधारय मतलब कर्म को धारण किया हुआ, कर्म को धारण किया हुआ मतलब कर्म यहाँ पर विशेषता को बताया गया है, ठीक है। कर्म को यहाँ पर विशेषता बताया गया है, मतलब ऐसे वर्ड जो अपनी विशेषता को बताते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो चरण कमल, इसका मतलब क्या होता है, बता सकते हो, बताइए। चरण कमल, तो इसमें याद रखिएगा कर्मधारय है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर याद रखिएगा कमल के समान चरण या फिर चरण के समान कमल, ठीक है। एक तरीके से विशेषता ये बता रहा है। वैसे ठीक है, मान लीजिए आपको ये नहीं आता है, इसे आप ऐसे भी तो सोल्व कर सकते हो कि रात और दिन, किसी वर्ड की याद रखिएगा अगर पुनरावृत्ति होती है तो वहाँ पर होता है अव्ययीभाव समास। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर याद रखिएगा रात और दिन, मतलब बीच में अगर आप वह लगा सकते हो, अथवा लगा सकते हो, और अगर आप लगा सकते हो तो वो होगा द्वंद्व समास, ठीक है, वो होगा द्वंद्व समास। ऐसे वर्ड जिनके बीच में आप वह लगा सकते हो, अथवा लगा सकते हो, और लगा सकते हो, तो वो होते हैं याद रखिए द्वंद्व समास। जैसे कि रात दिन में द्वंद्व समास है। कैसे हमने पहचाना कि रात व दिन, रात और दिन,
कैसे भी हम बोल सकते हैं, रात व दिन बोल सकते हैं, रात और दिन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, द्वंद्व समास है। अगर हम बात करते हैं चतुर्युगी, तो इसमें पहले याद रखिएगा जो आपको संख्या दे रखी है, क्या दे रखा है, 4 दे रखा है। चतुर्युगी 4 युगों से संबंधित, आप ऐसे मान सकते हो 4 युगों का समूह है भी क्या हो सकता है, चतुर्युगी। मतलब यहाँ पर कौन सा हमारा समास है, द्विगु समास है। अगर हम बात करते हैं चक्रपाणी, चक्रपाणी का यहाँ पर मतलब याद रखिएगा, मतलब इसका आपको अर्थ समझना होगा। चक्रपाणी होता क्या है, मतलब जिसके हाथ में चक्र है। अब ऐसे कौन से भगवान हैं जिसके हाथ में चक्र है, तो बिल्कुल आपको पता चल चुका है कि वो होता है कृष्ण। ठीक है, कृष्ण भगवान के हाथ में क्या होता है, चक्र होता है। मतलब यहाँ पर कृष्ण के लिए ये यूज़ हुआ है। और ऐसा समास कौन सा होता है जिसमें याद रखिएगा कि वर्ड कुछ और होता है लेकिन उसका मतलब कुछ और निकलता है। मतलब जो दो वहाँ पर दो शब्द होते हैं उनसे तीसरा ही उसका अर्थ निकलता है। उसमें याद रखिए कोई पद प्रधान नहीं होता बल्कि तीसरा ही पद प्रधान होता है, तो वो होता है बहुव्रीहि समास। तो इस वर्ड में कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास। समझ आया। चतुर्युगी में द्विगु समास है, रात और दिन में द्वंद्व समास है, चरण कमल में कर्मधारय समास है और चक्रपाणी में बहुव्रीहि समास है। तो अगर आपको इतना भी नहीं आता था कि किस में है, तो आप ये भी तो पहचान सकते हो। अगर आपको बाकी सारे जितने भी आते हैं समास वो सारे आते हैं, तो बिल्कुल आपका एक ऑप्शन बचा है, तो इसके अनुसार आप आसानी से कर सकते थे। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट रहता है हिंदी में, तो याद देखिए दूसरी तरीके से हिंदी में एक ऑप्शन आपके पास फिर भी बचता है। अगर आपको नहीं आता है तो आप याद रखिए समास का जैसे कि ले सकते हो, आप संधि ले सकते हो। मान लीजिए आपको जिस वर्ड की पूछी गई है उसकी अच्छी तरीके से आपको नहीं आ रही है, तो अच्छी तरीके से नहीं आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको नियम तो याद रखना होगा। संधि का एक रूल है, अगर आपको नियम याद है तो आप संधि कर पाओगे, अदरवाइज़ आप संधि नहीं कर पाओगे। और याद रखिए संधि से आपके 2 क्वेश्चन लगभग पूछेगा, तो संधि बिल्कुल रख लेना। अगर आपको फिर डाउट आता है, कोई दिक्कत आ रही है तो बता सकते हो, उसको भी यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। समास को मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ ताकि आपकी कोई दिक्कत नहीं आए। सबसे पहले आपका आता है याद रखिए अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास में याद रखिए प्रथम पद होता है ये प्रधान होता है। दूसरा आता है हमारा याद रखिएगा कर्मधारय समास। ठीक है, कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास में याद रखिएगा कर्मधारय समास की जो विशेषता होती है इसे आप कैसे पहचान सकते हो, मतलब इसमें जो आपको शब्द दिया होगा वो अपनी विशेषता खुद बताएगा। जैसे कि काला सर्प, ठीक है, मतलब काला है सर्प, उसकी विशेषता है कि वो सर्प कैसा है, काला है। पीताम्बर, पीले है अंबर। अंबर का मतलब यहाँ पर याद रखिएगा, जैसे कि मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था 2015 में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में कि पीताम्बर सूख रहे हैं, मतलब यहाँ पर पीताम्बर का मतलब होता है कि पीले है वस्त्र। वैसे याद रखिएगा पीत है अंबर। ठीक है, इसका समास विग्रह आप करोगे पीत है अंबर, मतलब पीले हैं वस्त्र। तो यहाँ पर किस है, अंबर किस प्रकार के हैं, पीले, मतलब उसकी भी एक विशेषता बता रहा है कि जो वस्त्र है वो किस प्रकार के, पीले है। तो वहाँ पर याद रखिए हमारा कर्मधारय समास हो जाएगा। मतलब कर्म का मतलब होता है विशेषता, वो वर्ड जो कि अपनी विशेषता को बताता है वो होता है कर्मधारय समास। ठीक है, अव्ययीभाव आप डायरेक्ट पहचान सकते हो कि यहाँ पर जो प्रथम वर्ड होगा वो क्या होगा, याद रखिएगा उपसर्ग होगा। अब उपसर्ग आपने टॉपिक पढ़ा है तो आप आसानी से पहचान सकते हो अव्ययीभाव समास। ठीक है, जो प्रथम वर्ड आता है वहीं पर क्या लगा होता है, उपसर्ग लगा होता है। दूसरा तरीका याद रखिएगा अव्ययीभाव समास का पहचानने का कि कोई वर्ड है वो पुनरावृत्ति आएगा, मतलब बार बार रिपीट होगा। जैसे कि मान लीजिए बार बार, मैंने बोला ना बार बार, तो बार बार में भी एक तरीके से याद रखिए अव्ययीभाव समास है। मतलब किसी वर्ड की अगर पुनरावृत्ति हो रही है तो वहाँ पर याद रखिएगा अव्ययीभाव समास आएगा। दूसरे तरीका उपसर्ग आ जाएगा इसमें, तो आप आसानी से पहचान पाओगे। कर्मधारय हमने जान लिया कि यहाँ पर जो आपको वर्ड दिया होगा वो अपनी खुद विशेषता बताएगा। ठीक है, तीसरा है द्विगु समास है। द्विगु का मतलब यहाँ पर याद रखिएगा कि कोई याद रखिएगा एक समूह के बारे में चर्चा करेगा, एक समूह के बारे में चर्चा करेगा। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि आप त्रिभुज ले सकते हो, 3 भुजाओं का समूह है त्रिभुज, 3 भुजाओं का समूह है त्रिभुज, 4 भुजाओं का समूह है चतुर्भुज, 6 भुजाओं का समूह है षटभुज। मतलब जहाँ पर समूह वर्ड हो गया तो वहाँ पर याद रखिए आपका द्विगु समास आ जाएगा। द्वंद्व की अगर मैं बात करूँगा तो द्वंद्व का अभी आपको बताया था कि जैसे कि मान लीजिए रात और दिन,
खाना और पीना, खाना व पीना, ठीक है। तो खाना पीना में एक तरीका का याद रखिए द्वंद्व समास ही आएगा। इसके अलावा एक और हमारा समास बच जाता है, वो कौन सा होता है बताइए? बहुव्रीहि समास, ठीक है। और एक होता है तत्पुरुष समास। तो बहुव्रीहि समास में याद रखिएगा, जैसे कि मान लीजिए अभी आपको एग्जाम्पल बताया था मैंने, चक्रपाणि मतलब वे भगवान या फिर हाथ में चक्र है जिसके, ठीक है। संधि अगर आप याद रखिए यहाँ पर करोगे समास विग्रह है, तो आप ये करोगे कि जिसके हाथ में चक्र है या फिर चक्र है हाथ में जिसके, तो अर्थ निकलता है यहाँ पर कृष्ण का। ओके, तो ऐसे अगर मान लीजिए दोनों ही पद प्रधान नहीं होते हैं और कोई तीसरा ही पद प्रधान होता है, तो वहाँ पर होता है बहुव्रीहि समास। ओके, वो होता है बहुव्रीहि। और एक बच जाता है हमारा लास्ट का तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास में आपको डायरेक्ट याद रखना है, आपने कर्ता पढ़े होंगे 10th क्लास में, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से का के की का संबंध, ठीक है। ये जो आपने पढ़ा है, ये जितने भी अगर कोई ऐसा शब्द है जहाँ पर ये लगे हुए हैं, दोबारा से सुन लीजिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से का के की का संबंध, ठीक है, आपने सुना होगा, सभी को पता है। तो अगर ये जितने भी शब्द है, कर्ता को छोड़ देना, पहला वाला कारक छोड़ देना, जितने भी और है ये सभी आपके आ जाएंगे तत्पुरुष समास में। तो डायरेक्ट आप ऐसा जान सकते हो। ओके, तत्पुरुष समास में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आई थिंक समास आपका टॉपिक क्लियर हो चुका है, शॉर्ट में बताया था, तो ज़्यादा टाइम हम नहीं ले सकते इसमें, क्योंकि बाकी सारे क्वेश्चंस आपके अभी फ़िलहाल डले हैं, तो उनको भी हमें क्लियर करना है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, आपका जो एग्रीकल्चर का फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको पूछा गया कि एक ही खेत में नारियल, काली मिर्च और हल्दी की साथ साथ खेती करना क्या कहलाता है। तो याद रखिए, इसे हम बोलेंगे मल्टी स्टोरी या फिर मल्टी स्टोर्ड क्रॉपिंग। स्टोरी तो आप याद रखिएगा, स्टोरी को हटा दीजिए, मल्टी स्टोर्ड क्रॉपिंग, इसे हम बोलते हैं मल्टी स्टोर्ड क्रॉपिंग, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, याद रखिएगा, ऐसी फसलें लेना जिनकी ऊंचाई अलग अलग है। जैसे कि मान लीजिए नारियल है, बड़ा होता है, काली मिर्च थोड़ी छोटी होती है, और हल्दी है वो नीचे की सहायता से, मतलब जड़ वाली फसल होती है एक तरीके से, ठीक है। तो ये क्या है, अलग अलग इनकी डिस्टेंस है, ऊंचाई में अंतर आ रहा है। तो इस प्रकार की जो खेती की जाती है उसे बोला जाता है मल्टी स्टोर्ड क्रॉपिंग। अलग अलग ऊंचाई की फसलों को एक साथ लेना ही क्या कहलाता है, मल्टी स्टोर्ड क्रॉपिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि इनमें से सुमेलित नहीं है, तो याद रखिए ट्रोपोपोज। ट्रोपोपोज का मतलब होता है, याद रखिए, ये जो पोज वर्ड होता है इसका मतलब होता है मध्य की परत। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं बात करूँ, तो सबसे पहले आपकी जो नीचे की परत आती है वो कौन सी आती है, ट्रोपोस्फियर। कौन सा आती है, ट्रोपोस्फियर आती है। उसके बाद में आती है आपकी स्ट्रेटोस्फियर। उसके बाद में कौन सी आती है, बताइए जल्दी से, कौन सी आती है, ट्रोपोपोज, स्ट्रेटोपोज, थर्मो और आयन, या फिर जिसे एक्सोस्फीयर भी बोला जाता है। थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर या फिर आयनोस्फीयर, 4 लेयर होती है वायुमंडल में। सबसे पहले आती है ट्रोपोस्फीयर, उसके बाद में स्ट्रेटोस्फीयर, उसके बाद में आती है थर्मोस्फीयर और उसके बाद में आती है एक्सोस्फीयर या आयनोस्फीयर। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं हम इस लेयर की, मतलब ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर की जो मध्य की जो परत होती है ना, उसे क्या बोला जाता है, ट्रोपोपोज। ये जो होती है स्ट्रेटोस्फीयर और थर्मोस्फीयर के मध्य की परत, इसे बोला जाता है स्ट्रेटोपोज। इसे क्या बोला जाता है, थर्मोपोज। और इसे क्या बोला जाता है, वो तो लास्ट की परत है, उसका तो नाम ही भूल जाइए। बस आपको क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ से पूछेगा कि या तो ट्रोपोपोज स्ट्रेटोस्फीयर की मध्य की जो परत होती है उसे क्या बोला जाता है, ट्रोपोपोज। बीच मतलब स्ट्रेटोस्फीयर और थर्मोस्फीयर के मध्य की परत स्ट्रेटोपोज। थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर या फिर आयनोस्फीयर के मध्य की, उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है थर्मोपोज, ठीक है। ऐसे आप याद रख सकते हो। तो क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लूँगा नहीं, आपको मैंने समझा दिया है इसका अर्थ कैसे निकल रहा था, तो अब आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। डायरेक्ट हम यहाँ पर बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें आपको पूछा गया है कि उत्तरी पूर्वी मानसून से भारत में किस राज्य में वर्षा होती है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, जो एक रिटरेटिंग मानसून, पुनरावर्ती जो मानसून आता है, तो उसके तहत तो जो भारत में वर्षा होती है वो होती है, याद रखिएगा, तमिलनाडु में।
क्या बताया आपको? पुनरावर्ती मानसून। मतलब याद रखिए जो मेन मानसून है वो तो होता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून, लेकिन जो दूसरा मानसून आता है जो कि शरदकालीन, जिसे हम मावठिया बोलते हैं, ठीक है, मावठ भी बोलते हैं, गोल्डन ड्रॉप्स जिसे हम बोलते हैं, तो एक प्रकार से याद रखिए इसका जो प्रवेश होता है वो तमिलनाडु से होता है, या फिर केरल और तमिलनाडु है, याद रखिएगा। यहाँ पर मुख्यतः इससे बरसात होती है। वैसे केरल से जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून होता है उसकी शुरुआत केरल से ही होती है, ठीक है। तो उस तरीके से याद रखना उसको, केरल तो है दक्षिणी पश्चिमी मानसून का प्रारंभ, और जो शरदकालीन मानसून है उत्तरी पूर्वी जो वर्षा होती है उसका जो प्रारंभ है ये तमिलनाडु को माना गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है कि भारत में नहरों से पानी की सर्वाधिक हानि का कारण क्या होता है। तो याद रखिएगा जो नहरों से पानी की जो सर्वाधिक हानि होती है वो होती है सीपेज। अब ये सीपेज क्या होता है, याद रखिएगा सीपेज का मतलब होता है जैसे कि मान लीजिए कोई नहर है, ठीक है, तो नहर है तो इसका जो नहर का पानी है ये रिस रिस के क्या करेगा, आसपास दलदल बना देगा। ये जो नहर है इसके आसपास के क्षेत्र में क्या करेगा, ये रिस रिस के क्या कर देगा, याद रखें ये कर देगा दलदल नुमा संरचना। मतलब क्या कर रहा है, ये जो नहर है इसका जो पानी है ये ऐसी गति कर रहा है, इस साइड जा रहा है, ठीक है, समझ रहे हो। इसका जो पानी है ये नीचे नीचे मतलब साइडों में गति कर रहा है, तो ये जो साइडों में गति करता है ना इसी को बोला जाता है सिपेज। क्या बोला जाता है, सिपेज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि शून्य भू परिष्करण के दौरान खरपतवार नियंत्रण हेतु खरपतवारनाशी काम में लिया जाता है। वैसे याद रखिएगा मैं आपको डायरेक्ट क्लियर कर देता हूँ कि जीरो टिलेज, जहाँ पर टिलेज क्रियाएँ बिल्कुल भी नहीं की जाती है उसे बोला जाता है जीरो टिलेज। जीरो टिलेज का सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था ये यूएसए में किया गया था। जीबी ट्रिपलेट ने ये बताया था जीरो टिलेज के बारे में, जीबी ट्रिपलेट ने बताया था, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि जीरो टिलेज की जो वीडी साइड है वो कौन कौन से होते हैं। तो याद रखिए डाइक्वाट, पैराक्वाट, इसके साथ साथ आप ले सकते हो ग्लाइफोसेट, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, जीरो टिलेज के प्रमुख खरपतवार होते हैं, सॉरी खरपतवार नाशी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है कि आदर्श भूपरिष्करण दशा में सूक्ष्म रंध्रों और बड़े रंध्रों के मध्य का अनुपात क्या होता है। तो याद रखिएगा एक आदर्श, एक आइडियल टिलेज वही होती है जिसमें सूक्ष्म रंध्र और बड़े रंध्र मतलब छोटे रंध्र और बड़े रंध्र दोनों का अनुपात 1:1 होता है। एक अच्छी टिलेज क्रिया वही होती है जिसमें सूक्ष्म रंध्र और बड़े रंध्र दोनों का अनुपात 1:1 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है कि खरपतवार फसलों से किन के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। प्रतिस्पर्धा का मतलब है जैसे कि मान लीजिए आपने अभी एग्ज़ाम दी है, आपको पता है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में कितने पोस्ट है, 2300 पोस्ट है, ठीक है। तो अब इनमें से याद रखिएगा कुछ एसटी की हो रही है, कुछ ओबीसी की हो रही है, कैटेगरी वाइज वो डिवाइड है। तो आप क्या करोगे, प्रतिस्पर्धा करोगे, किससे करोगे, मतलब एसटी का बंदा एसटी से करेगा, ओबीसी का बंदा ओबीसी से करेगा। मतलब मुझे जॉब लगना है वो कहेगा मुझे जॉब लगना है। आप पढ़ तो रहे हो, तो ये पढ़ाई है एक तरीके से प्रतिस्पर्धा ही तो है, क्योंकि आपको निकलना है। याद रखिएगा जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर बात करूँगा एसटी की, तो एसटी के फॉर्म लगे हैं 52,200 और पोस्ट है 200, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिए जो 200 स्टूडेंट है वो यही चाहेंगे कि हम 52,000 को पीछे छोड़े। मतलब एक तरीके से प्रतिस्पर्धा हो रही है, मतलब 52,000 को तो फेल करना है और केवल उनको 200 को लेना है, किसको, गवर्नमेंट को। तो आप सोच सकते हो कि जो 200 का कंपटीशन है वो 52,000 के साथ है। तो ये जो कंपटीशन होता है इसी को बोला जाता है प्रतिस्पर्धा। इसी प्रकार याद रखिए फसल और जो खरपतवार होता है इनके मध्य आपस में क्या होता है, प्रतिस्पर्धा होती रहती है। किसके लिए, कि आपको जो पानी मिला है इसको तो हम पिएंगे, मतलब जो खेत में आप पानी दे रहे हो वो खरपतवार को भी मिलेगा और वो फसल को भी मिलता है। तो वो आपस में कंपटीशन करता है। फसल तो कहती है इसे मैं पीऊँ, मतलब जो पानी आपने दिया है, जो फर्टिलाइज़र आपने दिया है, जो प्रकाश उसे मिल रही है, वो दोनों आपस में करते रहते हैं कि प्रकाश तो मैं लूँगा, तुझे कैसे दूँगा। फसल कहती है तो भाई मैं ही लूँगा, तुझे तो नहीं दूँगी, ठीक है। तो ये सभी के प्रकार के होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई नमी हो सकती है, कोई प्रकाश हो सकता है, फर्टिलाइज़र हो सकता है। मतलब सभी तरीके से प्रतिस्पर्धा होती है हर तरीके से, किन के मध्य, फसल और खरपतवारों के मध्य। ओके, तो आप समझ रहे हैं, मतलब प्रतिस्पर्धा सभी के लिए होती है, चाहे वो पोषक तत्व हो, चाहे वो नमी हो या फिर प्रकाश हो। प्रतिस्पर्धा तो भाई सभी के लिए होती है, किन किन के मध्य, भूमि और, क्या सही बोल रहा हूँ, भूमि और आकाश के मध्य। नहीं, हिंदी में मत जाओ भाई, यहाँ पर रहो कि खेत और
मतलब मुझे भी ना हिंदी ज़्यादा याद आ रही है अभी। प्रतिस्पर्धा हम बात कर रहे हैं कंपटीशन की, ठीक है। तो याद रखिए ये होता है फसल और खरपतवार के मध्य। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि खरपतवार बहुपरिष्करण शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था। याद रखिए जो टिलेज वर्ड है या फिर जो वीड वर्ड है, वीड शब्द और टिलेज शब्द ये दोनों ही याद रखिए जेथरो टूल के द्वारा दिया गया था। और इनकी एक पुस्तक भी है जिसका नाम है हॉर्स होइंग हस्बेंड्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है कि फसल उत्पादन को सर्वाधिक हानि कौन पहुँचाता है। तो याद रखिए जो सबसे ज़्यादा हानि है वो खरपतवार ही पहुँचाते हैं। आप सभी को विदित होगा, याद रखिए लगभग 55% जो लॉस होता है वो खरपतवार के द्वारा ही होता है। बाकी वैसे याद रखिए कीट भी नुकसान पहुँचाते हैं, रोग भी पहुँचाते हैं, लेकिन क्वेश्चन में आपको पूछा गया था सर्वाधिक हानि, तो सर्वाधिक हानि याद रखिए खरपतवार ही करता है। जैसे कि गेहूँ की अगर मैं बात करता हूँ गेहूँ में, तो लगभग 33% करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे जो कि लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि सुसाइड अंकुरण किस खरपतवार से संबंधित है। तो याद रखिए सुसाइडल जो जर्मिनेशन है ये पाया है स्ट्राइगा में, स्ट्राइगा विचवीड स्ट्राइगा, जिसे आप बोल सकते हो रोखड़ी। जो रोखड़ी है इसमें याद रखिए सुसाइडल जर्मिनेशन पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? स्ट्राइगा विचवीड में पाया जाता है। ओके, और स्ट्राइगा जो पैरासाइट वीड होता है ये किन का होता है, मतलब किन फसल में लगता है। तो याद देखिए ये लगता है जैसे कि मक्का हुआ, ज्वार हुआ, बाजरा हुआ, इन सभी में ये स्ट्राइगा देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पर क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए हैं और मैंने कोशिश भी की थी आपको यहाँ पर कुछ हिंदी और राजस्थान जी के कवर करने की। तो याद रखिए डेली आप रिवीजन करते रहिए, राजस्थान जी के आप पढ़ते रहिए, हिंदी आप पढ़ते रहिए और एग्रीकल्चर तो आपको बिल्कुल विशेष तौर पर पढ़नी ही है। ओके, तो ऐसा भी नहीं करना कि एग्रीकल्चर ही पढ़ रहे हो, हिंदी और राजस्थान को बिल्कुल भूल गए हो, तो ऐसा मत करना। सभी को आपको टाइम देना है। ठीक है, लास्ट टाइम है थोड़ा सा अच्छे से पढ़िए और थोड़ा सा बस रिवीजन करते रहिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। आई थिंक आपको क्लास पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करते चलना और शेयर ज़रूर कर देना अगर आपको क्लासेस पसंद आती है तो। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। जब तक अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रहिए। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।